हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का पहले डेरिवेशन करेंगे और लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद इसकी दो डिफिनीशन बताएंगे। यस, तो यही सब करना है। तो आइए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम फिगर बनाए हैं। एक यम बॉडी है, ये स्प्रिंग से लगा हुआ है जमीन से, और उसका एक सिरा ये एक दीवार है उससे लगा हुआ है। तो ऐसा फिगर क्यों बनाए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा हम फोर्स दिखा सके, ज्यादा से ज्यादा हर प्रकार का फोर्स हम दिखा सके। तो यहां देखिए, ये यम बॉडी है, ये स्प्रिंग से लगा है, तो इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से नीचे दबाए हैं। तो स्प्रिंग फोर्स नीचे से ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ये दिख रहा है। दो फोर्स ये हो गया, और एक दीवार है, ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा Fn इधर की ओर, और इस यम बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स Fg नीचे की ओर कार्य करेगा। एक फोर्स और छूट रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ऊपर की ओर कार्य करेगा। फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा। जब बॉडी नीचे आएगा तो ये दीवार फ्रिक्शन फोर्स उसे रोकने के लिए ऊपर की ओर लगाएगा। तो इस समय 1 2 3 4 5 फोर्स इस पर कार्य कर रहे हैं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ है एफ नेट ऑन बॉडी इज इक्वल टू, मतलब बॉडी पर कार्य करने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो वही हम कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं, नेट फोर्स देखते हैं कितना है। एफ एक्सटर्नल प्लस एफ जी प्लस एफ स्प्रिंग प्लस एफ नॉर्मल प्लस एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है एम ए। 5 फोर्स। यस, तो इन सभी के स्थान पे हम लिख दे रहे हैं एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। बॉडी पर कार्य करने वाला नेट फोर्स एम ए के बराबर होता है। तो यहां ए के बारे में ए का दूसरा वैल्यू रखना होगा हमें। तो ए इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी होता है। और इसे लिख सकते हैं हम डीवी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, हमें जरूरत है। तो ए बराबर जो फार्मूला आ रहा है डीवी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया? वी। तो इस फार्मूले का यहां ए के स्थान पे ये वैल्यू हमें रखना होगा। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा एम ए के स्थान पे, ए के स्थान पे हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब हम dx से यहां गुणा करते हैं। तो एफ नेट इंटू डी एक्स, तो एम वी डी वी। हाँ, तो एफ नेट इंटू डी एक्स, एक छोटा सा नेटवर्क आएगा। वर्क जो आएगा एक छोटा सा वैल्यू आएगा। हमें टोटल वर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो हमें टोटल नेट, एक छोटा सा नेटवर्क तो आएगा, डब्ल्यू आएगा लेकिन छोटा से आएगा, हमें टोटल चाहिए। तो नेटवर्क डन, नेटवर्क डन या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज चाहिए हमको। यस, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ नेट इंटू डी एक्स। अब टोटल के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए देखा जाए इंटीग्रेशन।
तो एफ नेट के स्थान पे ऊपर से वैल्यू लिखेंगे एम वी डी वी। तो ये हम तो और लिमिट लगाएंगे, यहां डी वी है तो इनिशियल वेलोसिटी यू माना गया है, लास्ट फाइनल वेलोसिटी को वी माना जाता है। तो ये हम बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, और v का डिफरेंस इंटीग्रेशन v के सापेक्ष होता है v स्क्वायर बाई 2। जिनको इंटीग्रेशन क्लियर ना हो वो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिकल टूल्स ब्रैकेट में टारगेट विद ललन शर्मा, या प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लें। यस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये अंदर गुणा करेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ये इतना आ रहा है नेटवर्क डन। यस, नेटवर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या इसे हम लिख सकते हैं नेटवर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, या आप कह सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले की सहायता से भी हर सवाल लगाया जा सकता है। द नेट वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes, the net work done on body is equal to change in kinetic energy. Yes, तो अब हम इसे टोटल वर्क उसका नाम लेके लिखेंगे। मान लेते हैं एक साथ इनको कर लिए, अगर यहाँ पे ये लोग अलग अलग होते तो यहाँ dx से एक में गुणा करते, dx से अगर एक में गुणा करते उसका टोटल निकालते तो आटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। टोटल पूरा भी आ जाता अलग अलग निकालते तो चलिए नेट फोर्स में अब अलग अलग फोर्स भी टोटल ऐड करके लिखते हैं, हमें उसकी आगे आवश्यकता है। तो यहां लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के इनिशियल। ये चीज देखना है। अब इसमें ये चीज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये, इनके बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। तो नॉर्मल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसे अलग अलग करेंगे, कौन कंजर्वेटिव है कौन नॉन कंजर्वेटिव, उस हिसाब से लिखेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस ये दोनों देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स को एक में रखते हैं, WG प्लस WSP। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इक्वल टू है KF माइनस के इनिशियल। यस, तो इसे लिखेंगे वर्क डन
बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसे वास्तव में कहना चाहिए वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स को इंटरनल फोर्स भी कहा जाता है, ध्यान दें इस बात को। कंजर्वेटिव फोर्स को इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। यस, तो इंटरनल लिखने पर थोड़ा यहां भीड़ हो जाएगी, या मैं इंटरनल ऐसे कह दे रहा हूं, चलिए। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसे कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, ये भी क्या है? इंटरनल वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy। तो ये आया विद्यार्थी। यस, अब हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को उस तरफ ले जाएंगे। तो अब हमें जगह की आवश्यकता होगी। यस, तो कंजर्वेटिव फोर्स को उस तरफ जब ले जाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस, इसको उस तरफ ले जाएंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी इंटरनल फोर्स है। यस, तो आप इसे इतना कॉपी कर लीजिए पहले। हाँ विद्यार्थी, लास्ट में हमारा आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आया था लास्ट लाइन में। तो अब हमें इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए एक हम फार्मूला पहले ला चुके हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो ये फार्मूला हम ले आ चुके हैं। तो इस फार्मूले का अब हम यहां प्रयोग करेंगे। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के स्थान पे हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, ये हो जाएगा, चलिए इधर वाला लास्ट में लिखते हैं। ये हो जाएगा के एफ माइनस के इनिशियल। इसके निगेटिव के साथ इसके स्थान पर लिखेंगे यू एफ माइनस यू इनिशियल। ये आया, या इसे लिख सकते हैं, फाइनल वाले को एक साथ कर लिया जाए, के एफ प्लस के एफ प्लस यू एफ। के एफ प्लस यू एफ माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस, इज इक्वल टू चेंज इन। अब ये क्या चीज है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिला के होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये इसके साथ हो जाएगा।
मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस W नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो यहां कहेंगे कि दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड। ये फार्मूला सदैव सत्य है, इसकी सहायता से हर प्रकार के सवाल लगाए जा सकते हैं। ध्यान दें, इफ, अब हम मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के डिफिनीशन की ओर बढ़ रहे हैं। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to 0 and work done by internal non-conservative force is equal to 0, then तो W एक्सटर्नल W नॉन कंजर्वेटिव ये अगर 0 हो जाएगा तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर कहा जाता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0, या इसे कहते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। यस, अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब यहां से एक और फार्मूला निकल सकता है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। यस, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। इसका डिफिनेशन हम अभी लिखेंगे, पहले समझ लिया जाए, या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहां से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसे भी क्लियर किया जाए। इसे लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का स्थान क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज है तो सब चेंज में लिखा जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी यहीं रहने देंगे, काइनेटिक एनर्जी उस तरफ ले जाएंगे तब भी बढ़ेगा, या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, या कहेंगे काइनेटिक डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी प्रकार का कहीं कोई कंसेप्ट हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर प्रकार से पूरी तरह साफ सफाई के साथ कवर करके चल रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। यस, तो ये चीज ध्यान देना है आपको।
तो टोटल कंसेप्ट हो गया है विद्यार्थी, सभी प्रकार से यहां से हो गया है। अब हम लोग डिफिनेशन पर गौर करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की यहां दो डिफिनेशन बनती है। तो यदि किसी बॉडी पर या सिस्टम पर एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जीरो कार्य कर रहे हों, उस दशा में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यस। और एक परिभाषा यह हो सकता है, परिभाषा को हम लिख रहे हैं खूब बढ़िया से, एक परिभाषा यह हो सकता है कि यदि बॉडी अथवा सिस्टम पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही कार्य करें, तब भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। यस, ये देखिए, तब भी कंजर्व रहेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अब हम डिफिनेशन देखेंगे। हमने डेरिवेशन किया, फार्मूला लिया, अब उसकी साथ डिफिनेशन देखेंगे। हमारा ये आया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू आया था चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। हमारा ये आया था अभी जस्ट इसके पहले। इसी के आधार पे डिफिनेशन को देते हैं। तो पहला डिफिनेशन यही है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर जीरो हो जाए तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। अगर ये दोनों जीरो हो जा रहे हैं जैसा कि इससे पहले हो चुका है, तो अब डिफिनेशन देखा जाए। इफ देयर इज नो नेट वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स और एनी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कोई वर्क कार्य न करे, मतलब ये दोनों जीरो हो, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये देखिए क्या होगा, अगर ये सब जीरो हैं तो ये बराबर भी जीरो होगा, ये बराबर भी जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यही एक कह रहा है। हाँ, इसकी दूसरी परिभाषा, तो ये दोनों फोर्स जीरो होंगे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल क्या होगा, कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो चेंज जीरो आएगा। यस। दूसरी परिभाषा देखें, इफ वर्क डन बाय ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ऑन बॉडी और सिस्टम, यदि किसी बॉडी अथवा सिस्टम पर केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही कार्य करे, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स जब कार्य करेगा तो ये वही बात तभी हुई, केवल कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करेगा तो ये दोनों क्या रहेंगे, जीरो। केवल कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करे, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम इज कंजर्व्ड। तब भी वही बात है। मैं अगर ऐसा कह दूं केवल और केवल कौन कार्य करे, कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करे, तो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो रहेगा ही नहीं, तब भी जीरो होगा। तो डिफिनेशन ये भी है, डिफिनेशन ये भी है। तो हम समझते हैं पूरा डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, बोर्ड लेवल के बुक में दिया रहता है। आज का लास्ट हेडिंग देखें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो यहां पूछा जाता है कोई बॉडी फ्री रूप से गिर रहा, फॉल हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो ये आपको बताना है। तो यस, देखते हैं। तो हम काइनेटिक एनर्जी का आज एक फार्मूला यूज करेंगे। mg, अगर ऊपर से कोई बॉडी फ्रीली गिर रहा है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे mg गुणे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अपर, ऊपर से तय की गई दूरी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला प्रयोग करेंगे mg गुणे हाइट फ्रॉम द अर्थ। ये तो हम लोग जानते हैं, mg एक पोटेंशियल एनर्जी पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर होता है। ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। तो चलिए देखते हैं एट पॉइंट ए। बुक में जैसा डेरिवेशन दिया वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहां कहेंगे एट पॉइंट ए,
मतलब ए पर हम सब कुछ ज्ञात करेंगे। तो हमारा फार्मूला कहता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। अब बुक के मेथड से यहां कहा गया तभी ठीक है, ऐसे कोई बॉडी छोड़ दिया गया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0। अब ये बॉडी इस समय अर्थ से कितनी ऊंचाई पर है, अब ये बॉडी अर्थ से h ऊंचाई पर है और इस बॉडी का द्रव्यमान क्या है m, मास है m, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अगर टोटल एनर्जी की हम बात करें ई टोटल हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे k प्लस यू करेंगे और ये हो जाएगा क्या mgh, इक्वेशन 1। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी यहां है। तो एक चीज और, तो यहां पर कोई फोर्स कार्य कर नहीं रहा है, किसी प्रकार का कोई फोर्स कार्य कर नहीं रहा है, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल कार्य कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है और किसी प्रकार का यहां कोई फ्रिक्शन वगैरह कार्य नहीं कर रहा है, तभी के लिए यह सत्य है। तो चलिए देखते हैं। तो पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी आया, टोटल एनर्जी mgh आया। अब यही काम हम करते हैं पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी। अगर आप हमारे फार्मूले से चलते हैं तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी आएगा K इक्वल टू mgx। मैंने कहा है कि mg गुणे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अपर साइड, ऊपर से mg गुणे ऊपर से तय की गई दूरी, ए से बॉडी चला, फ्रील छोड़ दिया और पहुंचा कितना x दूरी तय करके b पे पहुंचा है। तो जितनी दूरी तय किया वही काइनेटिक एनर्जी होगी। ये कहां से आया मैं ये भी बता रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg गुणे पृथ्वी तल से ऊंचाई, उस समय ऊंचाई जो है वो h माइनस एक्स है। जब इनको हम जोड़ेंगे mgx प्लस mgh माइनस mgx तो mgx कट जाएगा, तो ई टोटल आपका आएगा, फिर आ गया क्या mgh, इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी क्या है mgh ही है। चलिए एक तीसरा पॉइंट लेते हैं सी। अब तीसरा पॉइंट से पहले तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। अब ये बताते हैं कि किताब में कैसे ये आया है, तो वहां वेग निकालते हैं तब गति ऊर्जा लिखते हैं, तो हम अभी कर रहे हैं एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर सब देखते हैं। चलिए आइए पॉइंट सी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर यही सूत्र mg गुणे डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अपर साइड। तो सी पे जब पहुंचा है तो ऊपर से कितनी दूरी तय करके आया, पूरा h दूरी तय किया है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा mgh। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अर्थ भी पहुंच गया, हमारा रेफरेंस लेवल वही है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है। तो यहां फिर टोटल एनर्जी ई टोटल इज इक्वल टू कितना है mgh फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, इतना कह सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना है, PROVET। ये प्रूव तो कर लिए। अब जो बात है नई कि ये लाइन हमने कुछ नया कर दिया है। मैंने बताया कि ऊपर से कोई बॉडी फ्रीली गिर रहा है और केवल कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर रहा हो, उस दशा में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है mg गुणे ऊपर से तय की गई दूरी। ऊपर से तय की गई दूरी हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला वैलिड है। अब ये आया कहां, चलिए आपका किताब कहता है यहाँ पे हम लोग वेग निकालेंगे तब गति ऊर्जा निकालेंगे। किताब के बुक से भी हम, किताब के तरीके से भी हम आपके लिए कर देते हैं। चलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां मान लेते हैं vb है, ठीक। तो फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस। तो vb स्क्वायर, यहाँ पे b है, vb स्क्वायर, u इनिशियल 0 प्लस ट्वाइस g, यस के स्थान पे x, यस के स्थान पे हो गया कितना x। अरे भाई x दूरी तय करके यहां आया है,
तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mvv²। तो 1/2 mvv², vv² कितना है 2gx, 2 कैंसिल हो गया, कितना है mgx। अरे जब भाई काइनेटिक एनर्जी mgx इतना लंबा हल करने पे आ रहा है तो हमने सोचा कि आखिर mgx है क्या। तो मैं देख रहा हूं कि mg गुणे ऊपर से तय की गई दूरी, तो इसको एक फार्मूले का हमने नाम दे दिया, एक फार्मूले का नाम दे दिया। और पोटेंशियल एनर्जी कोई बात ही नहीं, mg गुणे पृथ्वी तल से ऊंचाई होता है। चलिए अब हम पॉइंट सी की बात कर लेते हैं, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम पॉइंट सी की बात करेंगे। पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए फिर यही फार्मूला लगाएंगे, तो ये क्या होगा, बी का स्थान पर आपकी क्या लिख देंगे vc², और x के स्थान पे क्या कर देंगे आपकी बार h कर देंगे, यहां vc² कर देंगे। और आपकी बात वेग c पर वेग कितना आया है, vc² = 2gh या vc = √2gh, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ h आ जाएगा। अब की बार काइनेटिक एनर्जी क्या आया mgh, जो कि हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, देखिए कहां से आया, अब ये मत कहना कहां से आया है, ये चीज हमने इसी के आधार पर आपके लिए सोचा है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का केवल आज हम कंसेप्ट पढ़ा पाए, आने वाले कल में हम इस पर न्यूमेरिकल अच्छे लेकर आपके लिए आएंगे। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।